जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में। ओके, कल हमने पहला मेथड डिस्कस किया था नेटवर्थ मेथड। आज हमने जरा एक एग्जांपल करनी थी, लेकिन इससे पहले हम जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेकंड मेथड को, उसको कैसे करेंगे, उसका फॉर्मेट वगैरह पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। सेकंड मेथड है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में आपको डाटा क्वेश्चन में किस तरह दिया होता है, पहले तो जरा इसकी डिस्कशन करना जरूरी है। डाटा इंक्लूड्स कैश एंड बैंक बुक, आपको अलग से दी होती है। अच्छा, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जहां कैश और बैंक बुक नहीं दी हुई, बल्कि कैश रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी बुक नहीं दी हुई लेकिन सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं उससे कैश बुक बना सकता हूँ या बैंक बुक बना सकता हूँ। मोस्टली ये होता है कि बैंक बुक दी होती है और कैश बुक बनाना होता है। दूसरे नंबर पे आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल दी होती है, और एसेट और लाइबिलिटीज की जो डिटेल है वो ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। अच्छा, अगर क्लोजिंग ना भी दिया हो, कुछ चीजें वो जानबूझ के छोड़ता है और हम ओपनिंग की मदद से क्लोजिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ओपनिंग उसने फर्नीचर दे दिया और साथ ये इंफॉर्मेशन दी कि ड्यूरिंग द ईयर इतना फर्नीचर आपने मजीद खरीदा है, इतना डेप्रिसिएट हुआ है, मैं उसको प्लस माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस इजीली निकाल सकता हूँ। और तीसरा, आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दी होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी होती, जिस तरह एडजस्टमेंट्स लिखी होती है। ये तीन किस्म की आपको डाटा दिया होता है। इसका क्वेश्चन काफी देखने में भी लेंथी नजर आता है, 1.5 से 2 पेजेस तक जाता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, आपने इसकी मदद से विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, विदाउट प्रिपेयरिंग, आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, लेकिन डायरेक्ट आपने बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करना है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एग्जामिनर आपसे रिक्वायर करता है वो दो स्टेटमेंट है, विच इज ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस तक, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब जहां तक इनके फॉर्मेट्स का ताल्लुक है, यू पीपल आर वेल अवेयर ऑफ दिस फॉर्मेट्स कि एसओसीआई में क्या क्या आता है, एसओएफपी में क्या क्या आता है। थोड़ा सा रिकॉल अगर करो, एसओसीआई स्टार्ट होती है सेल से, सेल्स के बाद फिर आप लेस करते हो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर आप सारे एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर टैक्स दिया हो तो टैक्स भी ले लेते हैं और उसके बाद आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी हमें दी होती है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब जब मैं एसओसीआई स्टार्ट करूंगा, हमारी यहाँ जो डिस्कशन है आज के लेक्चर में, वो डिस्कशन ये है कि ये चीजें अगर आपको गिवन ना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें दो चीजें बहुत फ्रीक्वेंट देगा जिसको हमें कैलकुलेट करना है। नंबर वन इज द सेल्स। If it is not given in a question, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अब इसमें दो किस्म की सिचुएशन होती हैं, यानी दो किस्म का डाटा दिया होता है। मैं पहले उसकी तरफ आने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि सेल दो किस्म की मिलेगी। द फर्स्ट वन इज द क्रेडिट सेल एंड सेकंड वन इज द कैश सेल। ये जितनी चीजें मैं आपको आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा, प्लीज इसको अच्छी तरह माइंड में रखना है। बेशक पूरी समझ आती है या नहीं, जब तक आप क्वेश्चन के अंदर इसको अप्लाई नहीं करोगे ये क्लियर ज्यादा नहीं होगा। लेकिन चूंकि बहुत सी चीजें आप इसमें पढ़ चुके हो पहले इंट्रो लेवल पर भी, तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी।
अब अगर आपसे कहूँ कि क्रेडिट सेल निकालो और क्रेडिट सेल गिवन ना हो क्वेश्चन के अंदर, तो क्रेडिट सेल कहाँ से निकालेंगे? क्रेडिट सेल के लिए हम जो लेजर बनाते हैं वो अकाउंट्स रिसीवेबल का लेजर है। जैसे मैंने आपको बताया कि एसेट्स दिए होंगे, अकाउंट रिसीवेबल इज अवर एसेट, इसका ओपनिंग बैलेंस भी गिवन होगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन होगा। कुछ अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश या बैंक बुक में आएंगी, कुछ अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएंगी। तो अब आपने सीक्वेंस कैसे लेना होता है, सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज यूज की जाती हैं बैलेंसेस के लिए, फिर आप जाते हो कैश बुक की तरफ, वहां से देखते हो कौन सी ट्रांजैक्शन इस लेजर से रिलेट करती है, फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आते हो और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप देखते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। अगर मैं इसको सीक्वेंस कर दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैं आपको लेटर में ये भी बता सकता हूँ यहाँ पर कि कौन सी चीज कहाँ से मुझे मिलेगी। तो जहां ए लिखा होगा इसका मतलब कैश बुक से मिलेगी, जहां मैं बी लिखूंगा वहां एसेट्स और लाइबिलिटीज के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से मिलेगी, जहां मैं सी लिखूंगा वहां डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिलेगी। अब ये अकाउंट रिसीवेबल का जब मैं लेजर बनाऊंगा, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। जब ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो पूरा अकाउंट रिसीवेबल का लेजर जो आपने इंट्रो लेवल में पढ़ा था सारा बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है। जितनी इंफॉर्मेशन दी हो प्लीज उतनी ही पुट करें, कोई जरूरत नहीं है बाकी इंफॉर्मेशन को खुद से लेने की। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस जो है वो ऑब्वियसली डेबिट साइड पे आएगा, बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी मुझे कहां से मिलेगा, ऑब्वियसली बी से, बी फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट। और इसी तरह जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैं यहां लिख लेता हूं, बैलेंस कैरी डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस भी बी से मिलेगा मुझे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब चूंकि मैंने क्रेडिट सेल्स निकालनी है तो डेबिट साइड पे क्या क्या आता है, एक तो ऑब्वियसली सेल्स आएगी, और ये सेल जो होती है अकाउंट रिसीवेबल में ये क्रेडिट सेल्स होती है, और ये मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, इसके लिए मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, ये ना ए में होगी ना बी में ना सी में, क्योंकि अगर तो क्रेडिट सेल क्वेश्चन के अंदर गिवन होती तो मैं यकीनन क्रेडिट सेल्स को ही यूज करता, फिर मुझे ये वर्किंग बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अब चूंकि नहीं गिवन है तो मैं ये वर्किंग बना रहा हूँ। क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, जो कस्टमर से आप कैश रिसीव कर रहे हो, ये इंफॉर्मेशन आपको ए पार्ट से मिलेंगी कैश बुक से। बाजू का लिखता है चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये आपको मिलेगा बैंक बुक से, ये भी मैंने ए में लिखा है। इसके अलावा अगर आपने किसी किस्म का कोई कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, जिसको आप डिस्काउंट अलाउड कहते हो, ये इंफॉर्मेशन ना आपको ए से मिलेगी ना बी से, बल्कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी होगी। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो इसका मतलब हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। फिर इसी तरीके से सेल्स रिटर्न्स, अगर सेल रिटर्न की कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी आपको सी से मिलेगी। अब मैं चूंकि ये बैलेंस पहले लिख चुका हूं तो नीचे ले आता हूं, एक चीज और रह गई, बैड डेट्स अगर कोई हुए हैं तो बैड डेट्स भी अकाउंट रिसीवेबल में रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी सी में गिवन होंगे। ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने लिखी, अब इसकी मदद से ये सारी इंफॉर्मेशन मैं पुट कर लूंगा, जो बैलेंस निकलेगा वो मेरी क्रेडिट सेल्स बनेगी। ठीक है जी, ये पहला हिस्सा सॉल्व किया। यहाँ पर अब एक पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस कर लूं, अगर आपको दिया हो इंक्रीज इन अलाउंस या दिया हो डिक्रीज इन अलाउंस, आपने इसको टोटली इग्नोर कर देना है। इंक्रीज इन अलाउंस और डिक्रीज इन अलाउंस को आपने टोटली इग्नोर कर देना है, वो नहीं लोगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगी कैश सेल्स। अच्छा, कैश सेल क्या, जहां तक तल्लक है, कैश सेल आपको आमतौर पे क्वेश्चंस में गिवन होती है, लेकिन अगर ना गिवन हो तो फिर आपने कैश सेल कैश बुक से बनानी है, यानी कैश बुक बनानी है, कैश अकाउंट जिसको कहते हैं, कैश का लेजर बनाना है और इसके थ्रू आप कैलकुलेट करो। और ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी कैश की इंफॉर्मेशन है वो ए से मिलेगी, वो ऑब्वियसली मैं उठाई कैश से रिलेटेड हूँ। और अगर कैश बुक ना दी हो तो मैंने ये भी आपको बताया था कि बाज़ वक़्त इंफॉर्मेशन फॉर्म में होता है। अगर आपको कैश बुक दी हुई है तो फिर तो मुझे ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर वहीं पे कैश सेल दी होगी मैं उसी को ले लूंगा।
और अगर नहीं दी हुई, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में दिया हुआ है इस तरह, तो फिर आप कैश अकाउंट बनाओगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है जी? डेबिट। और कैश का ओपनिंग बैलेंस मैं लूंगा बी से, जितनी कैश रिसीट्स हुई हैं। अब जो कैश इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, वहां से देखो कैश कहाँ कहाँ से आया है, रिसीट्स। यानी अगर कोई कस्टमर से आया वो भी लिख लोगे, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर। चलो मैं अलग-अलग कर देता हूँ। अगर आपने कस्टमर से कोई कैश रिसीव किया है वो भी यहाँ पर आएगा, ये आपको ए से मिलेगी इंफॉर्मेशन। अगर किसी किस्म का आपने कैश सेल किया जो मैंने फाइंड करनी है, तो वो भी आपकी डेबिट साइड पे आएगी, लेकिन ये कैश सेल तो है, ये तो मैंने फाइंड करनी है। यही दो जगह से कैश होता है। लेकिन अगर कोई और रसीद दी हो, फॉर एग्जांपल वो लिखता है जी कि हमने ड्यूरिंग द ईयर एक नॉन करंट एसेट बेचा था कैश पर, तो फिर उसको भी लिख लो। अदर रिसीट्स इसको कहते हैं, वो भी आप यहाँ लिख लें। ठीक है जी, वो भी आपको ए से ही मिलेंगे इंफॉर्मेशन से। उसके बाद क्रेडिट साइड पे आपने सारी कैश पेमेंट्स लिखनी है। जहां जहां आपने कैश में पेमेंट की है, वो सारी एक एक पेमेंट यहाँ पर कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशन भी आपको ए से मिलेंगी। अगर किसी किस्म की कोई कैश ड्राइंग्स की है ऑनर ने, वो भी, वैसे तो वो पेमेंट में शामिल है, लेकिन मैंने इसको ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया जरा और आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो कैश सेल जितनी भी दी हुई है वो भी आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे कैश पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इससे कैश आपका बिजनेस से आउट हो रहा होता है। इसी तरीके से अगर आपने बैंक में कोई डिपॉजिट करवाया है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो उससे भी कैश आपका बिजनेस से आउट होता है, ये भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको बैंक बुक से मिलेंगी। मैं लिखूंगा तो यही, क्योंकि कैश और बैंक बुक मैंने कंबाइन लिखी हुई है। तो बैंक बुक में जाकर देखेंगे कि बैंक बुक की डेबिट साइड पे कोई कैश तो डिपॉजिट नहीं हुआ, अगर हुआ है तो वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख दोगे। और उसके बाद फिर मैं क्लोजिंग बैलेंस में आऊंगा, जो आपको बी से मिलेगा, बी इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं कैश अगर सेल्स निकालना चाहूँ, तो सेल्स किसके इक्वल होगी? दो बैलेंसिंग अमाउंट के। एक बैलेंसिंग अमाउंट ये जो कि क्रेडिट सेल कराएगी, प्लस सेकंड दिस वन, दिस इज कैश सेल्स। इन दोनों को प्लस कर लूंगा, वो मेरी सेल्स आ जाएगी। और ये जो सेल आ रही है, ये याद रखिएगा, ये ग्रॉस सेल होती है, ग्रॉस सेल। जब इनकम स्टेटमेंट में आप सेल्स लेके जाते हो एसओसीआई में, जब आप सेल्स लेके जाओगे तो सेल्स की जो अमाउंट आएगी वो यही होगी जो मैंने ये कैलकुलेट की है। सपोज ये अमाउंट के आई है, ये के अमाउंट यहाँ लाऊंगा और फिर इसमें से लेस करूंगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, जब सेल्स रिटर्न जो है, जो ये लिखी हुई है रिटर्न्स, ये वाली भी आएगी। और अगर कैश सेल रिटर्न है तो वो भी लोगे। इनको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो मेरी एसओसीआई में शो होगी। ये पहला हिस्सा मैंने सॉल्व किया अभी सेल्स का। लेकिन ये जो मैंने सिनेरियो आपके सामने लिया, इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मेट, यानी जहां अकाउंट रिसीवेबल और कैश के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो आप अगले स्टेप पे आता हूं, सेल्स के लिए दूसरा मेथड क्या है? हाउ कैन वी कैलकुलेट द सेल्स? यानी सेल्स अगर गिवन ना हो, आपको अकाउंट रिसीवेबल भी बना सकते हो, लेकिन डेटा में आपको जीपीएम दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जिस क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दे, याद रखिएगा कि वहां पर अकाउंट रिसीवेबल के थ्रू अगर आप कैलकुलेट करोगे भी तो नहीं निकल सकेगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई चीज और भी मिसिंग होगी। कोई भी लेजर जिसमें दो चीजें मिसिंग हो, वो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लिहाजा जहां जीपी रेशियो दे दे कि कंपनी नॉर्मली गुड्स सेल करती है इस मार्जिन पर, तो उस सूरत में सेल्स अकाउंट रिसीवेबल के थ्रू नहीं निकाली जाती,
कैश के थ्रू नहीं निकाली जाती, बल्कि उसमें फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के थ्रू निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के थ्रू। यानी इसमें अब स्टेप क्या होंगे कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे सेल, सॉरी, इसमें सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे परचेज। ये जरा थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन होती है। परचेज के बाद आप सेकंड स्टेप पे कैलकुलेट करोगे सीजीएस। जब सीजीएस निकल आएगी तीसरे स्टेप पे फिर आप सीजीएस को कन्वर्ट कर लोगे सेल्स में। यहां पर 3 स्टेप के अंदर जाकर कैलकुलेशन होगी। परचेज अकाउंट निकालने के लिए अगर परचेज गिवन नहीं है, इफ नॉट गिवन, तो याद रखिएगा परचेज के लिए हम जो लेजर बनाएंगे वो पेएबल लेजर है, अकाउंट्स पेएबल। ठीक है। और सीजीएस निकालने के लिए आप परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे तो सीजीएस आ जाएगी। और सेल्स निकालने के लिए जो आपको जीपी रेशो दी हुई है, या आपको जीपी रेशो के अलावा मार्कअप या मार्जिन दिया है, तो मार्कअप मार्जिन को यूज करते हुए आप सेल्स की वैल्यू कन्वर्ट कर लो। और यहां से जो सेल निकलेगी वो दोनों सेल होंगे, इसमें कैश और क्रेडिट को ज्यादा नहीं करते। यहाँ जो सेल निकलेगी वो दोनों होगी, क्योंकि देखो बड़ी सिंपल लॉजिक है। जब मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, इन यही गुड्स मेरी कुछ सेल होंगी कैश पे, कुछ सेल होंगी क्रेडिट पे। तो लिहाजा मैंने सारी परचेज ली है और उसको जब मैंने कन्वर्ट किया है रेशो में और उसको सेल्स में, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कैश सेल भी आ गई, इसके अंदर क्रेडिट सेल भी आ गई। ठीक है। और इसका डाटा जो है वो मार्कअप और मार्जिन के कॉन्टेक्स्ट में निकाला जाता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी छोटी एग्जांपल लेता हूँ, जरा मार्कअप और मार्जिन को रिवाइज करना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम का जो क्वेश्चन है, ये आपको ज्यादा परेशान करेगा या ज्यादा आपको तंग करेगा किस पर, कैलकुलेशंस पर। ये कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा होती है। अब ये मैं छोटी छोटी सी आपके सामने सिनेरियो ला रहा हूँ। शुरू के सिनेरियो जरा आसान होंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा थोड़ा सा आपके लिए टफ होता चला जाएगा। पहले सिंपल वो ये कहता है जी कि परचेजेस जो है वो गिवन है। सपोज वो कहता है जी परचेजेस आपकी 70,000 रुपीज की हैं। ओपनिंग स्टॉक जो है आपका 16,000 है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लिखते हैं 80% ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक का 80% है। और जो आपका मार्जिन है वो आपका 20% है। अब आपसे अगर मैं कहूं कि सेल्स निकालो, तो प्लीज 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं जो ऊपर मैंने आपसे बात की है। पहला स्टेप क्या था कि हमने परचेज कैलकुलेट करनी है। जब व्हेन द परचेज इज गिवन देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट इट, क्योंकि मैंने परचेज में लिखा था अगर गिवन ना हो तो फिर अकाउंट्स पेबल से निकलेगी। इसका मतलब पहले स्टेप पे मैं सीजीएस निकालूंगा। सीजीएस कैसे निकलेगी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज 70,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपकी 80% ऑफ ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक आ रहा है मेरे पास 16,000 और 16,000 का मैं लूंगा 80% विच इज 12,800। अब इसको प्लस माइनस किया, 16,000 प्लस 70,000 माइनस 12,800, so 73,200 is the cost of goods sold. अब मुझे सेल्स निकालनी है और आपको मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन किस पर होता है? सेल्स पर। और सेल मेरे पास गिवन नहीं है, लेकिन ये चीज क्लियर है, अगर मार्जिन 20% है तो कॉस्ट 80% है। यानी ये जो कॉस्ट मैंने कैलकुलेट की है ये 80% है। इसको अगर मैं 100% में कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरी सेल हो जाएगी, यानी 73,200 into 100 by 80, 100 by 80।
अब अगर इसको कैलकुलेट करें 73,200 इंटू 100/80 तो ये 91,500 आ जाती है। दिस वन इज कंसिडर्ड एज अवर सेल। ये अभी जो मैंने पहली एग्जांपल ली है आपके सामने वो बहुत ही आसान एग्जांपल है, सिंपल आप कह लो जो इंट्रो लेवल पे भी आप पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, नेक्स्ट में अगली स्लाइड ले रहा हूं। जी अब एग्जांपल 2 को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमें वो क्वेश्चन में कहते हैं जी कि आपने परचेजेस जो है आपकी वो 80,000 रुपीज है। ओपनिंग स्टॉक 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक 16,000 है। फर्दर हमें इंफॉर्मेशन ये देता है कि 80% गुड्स वर सोल्ड at 20% margin, whereas 20% goods were sold at 70% of normal sales price. Normal sales price of cost plus 25%. Calculate the value of sales. यहाँ पर दो डिफरेंट चीजें दे दी गई। पहले क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर दो डिफरेंट आपको प्रॉफिट परसेंटेजेस दी है और ज्यादा आपको परसेंटेजेस में घुमाया है। यानी अगर आप बोर्ड से देखें तो आपको 80, 20, 20, 70, 25 यानी 5% दी हुई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है, प्लीज स्टेप नहीं जोड़ने। पहला स्टेप हमने पढ़ा था कि परचेज कैलकुलेट करनी है। Purchase is given in the example. There is no need to calculate the purchase. Second step is to calculate the cost of goods sold, CGS. अब CGS कैसे निकलेगी? Opening stock plus purchase less closing stock. अब ओपनिंग स्टॉक देखिएगा। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000 प्लस परचेज है हमारी 80,000 और क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 16,000। इसको प्लस माइनस करें तो ये 76,000 आ गई CGS। अच्छा, अब मैंने इसको सेल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस तरह थोड़ी सी कॉलम बना लेता हूं, कॉस्ट और सेल्स, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो ये लिख रहा है, इसको वर्डिंग को प्लीज फॉलो करना है। 80% गुड्स, यानी जो गुड्स हैं 80,000 का 80% नहीं, जो गुड्स बेची हैं उसका 80%, यानी 76,000 का 80% जो है वो कितना बनेगा? 76,000 का अगर मैं 80% लूं तो 60,800। इसको मैंने अलग कर दिया क्योंकि ये गुड्स आपने सेल की हैं 20% मार्जिन पे।
जबकि रिमेनिंग 20% गुड्स जो है उसको अलहदा कर देते हैं और रिमेनिंग गुड्स जो है वो बनती है आपकी 15,200 और रिमेनिंग गुड्स आप बेच रहे हो 70% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस ऑफ कॉस्ट प्लस 25%। ये तो खैर सेल निकालनी है, ये अलग कॉस्ट प्लस 25%, यानी ये दो मार्जिन दिए, दो मुख्तलिफ परसेंटेजेस दी है। अब मैं दोनों की अलग-अलग कैलकुलेशन करूंगा। पहली कैलकुलेशन देखिएगा, यहाँ ब्रैकेट में करते हैं, ये कॉस्ट है और हम इसको सेल कर रहे हैं 20% मार्जिन पे, जो पिछली एग्जांपल में भी किया। इसका मतलब ये 60,800 की जो गुड्स हैं ये 80% है। ये 80% में मार्जिन के हिसाब से कर, ये वाला 80% नहीं ले रहा। यानी अगर आप 20% पे सेल करते हो तो 20% सेल का प्रॉफिट हो गया, तो सेल का 80% जो है वो कॉस्ट हो गई। ठीक है, अच्छा जी, ये कौन सा वाला पॉइंट कह रहे हो? अब क्वेश्चन जब आप करते हो टाइप तो कम से कम पूरा किया करो, मुझे समझ आ जाए। तो आप लोग तो हो माशाल्लाह जीनियस, मैं तो आम सा बंदा हूँ। आपने कहा कि ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें। अच्छा, 60,800 कैसे है? ओके, देखो आप इस लाइन को गौर से पढ़िएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 80% गुड्स वर सोल्ड, 80% गुड्स आपने बेची हैं इस मार्जिन पे, जो भी है अभी छोड़ दे उसको। Whereas 20% goods were sold at so and so margin, यानी जो जितनी गुड्स आपने बेची हैं उसमें 80% पे मार्जिन कुछ और है, 20% पे मार्जिन कुछ और है, यानी प्रॉफिट कुछ और है। तो लिहाजा हमने ये जो 60,800 की अमाउंट निकाली है, ये कैसे निकाली है, ये मैं यहाँ शो करता हूँ। 76,000 कॉस्ट है, इसका 80% लिया है। 76,000 कॉस्ट का अगर 80% लूंगा तो ये अमाउंट आ जाएगी, और इसी अमाउंट का अगर 20% लूंगा तो ये अमाउंट आ जाएगी। यानी मैंने गुड्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि 60,800 रुपए की जो गुड्स हैं वो आपने बेची है 20% मार्जिन, यानी इसका मतलब है कि 20% मार्जिन पे बेच रहे हो तो मार्जिन सेल पे होता है, सेल 100% है तो कॉस्ट 80% है। तो ये जो 60,800 की अमाउंट है, चलो मैं क्वेश्चन में चेंज करता हूँ ताकि एक जैसी अमाउंट ना आए, आप कंफ्यूज ना हो, इसको 25% कर देते हैं। ठीक है जी, यानी आपने इसको 25% पे बेचा है, यानी ये जो 60,800 रुपए की गुड्स है ये आपने सेल की है 80% में, 80% सॉरी 25% मार्जिन पे। इसका मतलब है कि सेल अगर 100% है तो कॉस्ट 75% हुई। तो ये जो 60,800 की अमाउंट आ रही है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है 75%। मैं इसको अगर 100 बाय 75 कर दूं तो ये मेरे पास सेल्स की प्राइस आ जाएगी। ठीक है जी, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 60,800 इंटू 100 बाई 75, ये बनती है जी मेरे पास 81,066.67, तो राउंडिंग कर दें 81,067, ये तो हो गया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो पहले वाला किया कोई नया नहीं है, ये वही है जो एग्जांपल 1 में भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन सेकंड पॉइंट को बड़ा केयरफुली देखिएगा। वो लिखता है कि 20% गुड्स, और 20% गुड्स की वैल्यू है 15,200। मैं इसको रीड कर सकता हूँ कि 15,200 वर्थ ऑफ गुड्स वर सोल्ड at 70% of normal sales price of cost plus 20%। क्या मतलब है कि हम इन गुड्स को नॉर्मली सेल करते हैं कॉस्ट प्लस 25%, लेकिन हमने इसको सेल किया है नॉर्मल प्राइस के 70% पर। तो लिहाजा मैं क्या करूं, पहले तो नॉर्मल सेल प्राइस निकालता हूं, यानी ये 15,200 की गुड्स हैं। अगर मैं इसको नॉर्मल बेचूं तो इस पे कितना प्रॉफिट आएगा, 25%, इस पे 25%, तो 15,200 का 25% मैं लेता हूँ, ये आ जाएगा 3,800। ये फिर मैं शो कर देता हूँ कैलकुलेशन, यानी 15,200 का 25%, क्योंकि ये मार्कअप है, वर्डिंग को गौर से देखिएगा, कॉस्ट प्लस 25%, यानी कॉस्ट के अंदर कॉस्ट का 25% ऐड किया, ये ऐड हो गया
यहां तक जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी नॉर्मल सेल प्राइस, यानी ये गुड्स मैं नॉर्मली सेल करता तो कितने में सेल होनी थी, 19,000 पे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या लिख रहा है कि 20% गुड्स वर सोल्ड एट 70% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस। 70% ऑफ नॉर्मल प्राइस, यानी आपने 19,000 में सेल नहीं की बल्कि इसकी 70% प्राइस पर बेची। अब इसका 70% लीजिएगा तो ये 13,300 है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ये गुड्स आपने प्रॉफिट में नहीं बेची, ये गुड्स आपने लॉस पर बेची। अब अगर इन दोनों को ऐड कर लूं, 81,067 इसमें प्लस करूं तो 94,367 मेरी सेल्स हो जाए। ये अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्रिएट की, अभी मजीद कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी। तो अगर यहां पर कोई पॉइंट नहीं समझ आया प्लीज डू आस्क। कोई पॉइंट किसी को नहीं समझ आया तो मुझसे डिस्कस करना। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट आइए। अब मैं आगे अगले स्टेप पे जाता हूं, तीसरे स्टेप पे। एग्जाम्पल 3। अब मैं लिखता हूं कि फॉलोइंग balances are available are given और इसमें जो बैलेंस आ रहा है, अब मैं इसमें दो लिख देता हूं, 2016 और 2017। इसमें हमें एक तो उसने बैलेंस दिया हुआ है स्टॉक। 2016 का जो स्टॉक है वो 16,900 है और क्लोजिंग ले लें 18,500। ओके, इसके अलावा अकाउंट्स पेएबल्स दिए हुए हैं। अकाउंट्स पेएबल, ओपनिंग दिए हुए हैं 32,300 और क्लोजिंग दिए हुए हैं 29,600। फर्दर लिख रहे हैं आपको पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स इन कैश 96,000 और बाय चेक 216,000। फर्दर इंफॉर्मेशन वो कह रहे हैं जी डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स ₹1,100। अच्छा, फर्दर वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है गुड्स वर सोल्ड एज। नंबर 1, 10% of purchases
were shop soiled and sold at 40% below its normal sales price. Its normal sales price. Number 2, sales of rupees 64,800 was made at 10% discount on normal sales price. On normal sales price. Number 3, rest of the goods were sold at normal sales price of cost plus 30%. You are required to calculate the sales. अब आपने कैलकुलेट क्या करना है? अगेन सेल्स. ये पूरा डाटा मैंने आपके सामने लिखा और ये कंप्रीहेंसिव एक किस्म की एग्जांपल हो गई जिसके अंदर वो तीनों स्टेप आप फॉलो करूंगा जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में शो किए थे. यानी इसमें सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, जहां ये परसेंटेजेस वगैरह आ जाए, सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले स्टेप पे आप परचेज कैलकुलेट करोगे. क्या परचेज क्वेश्चन के अंदर गिवन है? आंसर इज नो. जब गिवन नहीं है तो आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं. तो पहला स्टेप जो है वो मेरा एब्सोल्युटली द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ परचेज. अब परचेज निकालने के लिए मुझे अकाउंट्स पेएबल का लेजर बनाना है. ये टी अकाउंट ओपन करते हैं. अकाउंट्स पेएबल इज अ लायबिलिटी. इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है? ओपनिंग बैलेंस देखो तो क्वेश्चन में गिवन है 32,300. ये 32,300 की अमाउंट यहां ले लेंगे. क्लोजिंग अब बाद में लिख लेते हैं. उसके बाद सारी ट्रांजैक्शन लेते हैं. एक चीज का बहुत केयरफुली आपने एक चीज को बहुत केयरफुली देखना है. एग्जामिनेशन में सम टाइम 2017 पहले लिखा होता है, 2016 बाद में. हमारी रूटीन में हम कई दफा इसको ओवरलुक कर जाते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गलत कर देते हैं. जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग कर देते हैं, क्लोजिंग है ओपनिंग कर देते हैं. हालांकि सारा क्वेश्चन हमारा ठीक होता है और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की वजह से हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो खराब हो जाता है. तो इसलिए केयरफुली देखना है. अब आइएगा जो जो ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं कौन सी पेएबल से रिलेट करती है. पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स. आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है. जब भी आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे